सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंटरकाइनेसिस और मियोसिस 2। भैया क्या मियोसिस 2 एक दिन में हो जाएगा? क्योंकि मियोसिस 1 माइटोसिस तो नहीं हो पाया था। दोस्तों अब आपने मियोसिस 1 पढ़ लिया है, इसमें प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, तो आपके लिए बिल्कुल हो जाएगा। बस प्रोफेज 1 में हमें लेक्टोटीन, जाइवोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस नहीं पढ़ने हैं। और गुरुजी फिर तो हो जाएगा। हाँ जी, तो हो जाएगा। इसलिए तो आइए करते हैं बिना किसी देरी के शुरू। और आज इस चैप्टर को आखिरी लेक्चर बनाते हैं, क्योंकि अब हम इस चैप्टर को करेंगे क्लियर। और दोस्तों मुझे कमेंट में ये भी बताना अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे उसे भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि चाहिए, तो है ना, तो मैं प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो उतनी ही ज़रूरी है। तो जी गुरु जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आ जाइए, तो आ जाइए दोस्तों, किस पल की है देरी। इंटरकाइनेसिस शुरू कर देते हैं बिना देरी के। आइए, गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये बात मैंने जब मियोसिस 1 स्टार्ट भी नहीं करा था, जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मियोसिस बता रहा था, तब भी मैंने बताया था कि इनके बीच में गैप आता है, जिसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में। जैसे 3 या 4 पीरियड के बाद स्कूल में लंच ब्रेक होता है ना, वैसा ही ब्रेक आया है इनमें। ओके, ठीक है, समझ में। गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अरे यार सुनो 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 सुनो, क्लास 11th से 12th में जाने के बीच में गैप आता है। भैया कौन सा गैप है वो हमें भी नहीं पता चला। रिजल्ट का गैप। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आप घर पे ही रहते हैं और छुट्टी एंजॉय करते हैं ना। यस गुरुजी, हम भी एंजॉय करते हैं। ओके, नो डीएनए रेप्लिकेशन। कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। मस्त मारने का, चिल मारने का, है ना। कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन क्या होता है? सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, देखो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन मैंने आपको बताया था। इसमें सिर्फ सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल मतलब जो आपने देखो, सेंट्रियोल ये था, देखो ये मैं ये बताता हूँ क्या होता है। ये देखिए, ये होता है सेंट्रियोल। इसका डुप्लीकेशन गुरुजी आए, इसका इसका डुप्लीकेशन होता है इस फेज में। ठीक है दोस्तों, समझ गए? समझ गए क्या नहीं? समझ गए ना? तो बस इतना ही था इंटरकाइनेसिस में। अब चलते हैं मियोसिस 2 में। गुरुजी बस इतना ही था? हाँ जी, मियोसिस 2 में चलते हैं। मियोसिस 2 में ना आप चाहे तो टेबल भी बना सकते हैं, बट मुझे लिखवाना है अच्छे से बड़ा बड़ा, तो मैं टेबल नहीं बना पाऊंगा, तो मैं सीक्वेंस में लिखूंगा। नहीं तो आप ऐसी एक हॉरिजॉन्टल कॉपी को ना ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, जैसे मेरा बोर्ड है ना हॉरिजॉन्टल, ऐसे कर लीजिए। जैसे ऐसे वर्टिकल होती है आपकी कॉपी, आप उसको ऐसे घुमा लीजिए। ऐसे घुमाने के बाद ना एक टेबल बनाइए, उसमें 4 कॉलम बनाइए। एक में लिखिए प्रोफेज, एक में लिखिए मेटाफेज 2, और एक में लिखिए एनाफेज 2, एक में लिखिए टीलोफेज 2। और उनके नीचे जो जो मैं पॉइंट लिखवाऊंगा लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना, और जो डायग्राम बनाऊंगा वो भी उसी में बना लेना। तभी तो बोल रहा हूँ कॉपी को ऐसे की जगह ना ऐसे कर लो, ऐसे। ठीक है, समझ गए? चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है मियोसिस 2। मियोसिस 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 मियोसिस। पता है मुझे मियोसिस और माइटोसिस में बड़ी ही कंफ्यूजन रहती थी अपने टाइम पे। जब मैं पढ़ता था ना, तो मुझे मियोसिस और माइटोसिस में बहुत कंफ्यूजन रहती थी। मैंने कहा कब माइटोसिस हो रहा है, कब मियोसिस हो रहा है, ये मैं पहचानने में बड़ी दिक्कत लगती थी, क्योंकि नाम सिमिलर था। तो मियोसिस से याद रखना मियाऊ, बिल्ली, है ना, बिल्ली। अरे गुरुजी कौन सी आवाज निकाल रहे हो? तो मियोसिस से बिल्ली को याद रखना, और माइटोसिस से, है ना, माइटोसिस से क्या, माइटो, माइटो आय काइको रे काइको माइटो। तो ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये बस मैंने अपना थोड़ा सा याद करने का ऐसा निमोनिक बना रखा था, कुछ नहीं है। मियोसिस से याद रखना रिडक्शनल डिवीजन होता है, और माइटोसिस से इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, अब आइए प्रोफेज 2 में। प्रोफेज 2 में क्या होता है? न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। गुरुजी ये तो सब में होता आता है। माइटोसिस के प्रोफेज में न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, ईआर, ये सब डिसअपीयर ही होते थे। लेट प्रोफेज तक आते आते पूरा डिसअपीयर हो जाते थे।
और प्रोफेज वन मियोसिस वन के प्रोफेज वन में भी यही हो रहा था, न्यूक्लियस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस ये सब डिसअपियर हो रहे थे। अब यहाँ पे भी यही हो रहा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होंगे। यस यू आर राइट। तो यही बात है, बस इतना ही था। गुरुजी ये तो वही लग रहे हैं जो हमने अभी टीलोफेज 2। हाँ तो उसके आगे से तो कंटिन्यू है, बीच में ब्रेक ही तो आया था। अबे शकल थोड़ी ना बदलेगी, उसी क्लास में तो बैठे हो तुम। उस दिन जितने बच्चे आए हैं उतने बच्चे तो रहेंगे ही ना, कोई गायब हो जाएगा या फिर कोई बढ़ जाएगा एक आधा, नहीं ना। अरे हाँ गुरुजी ये तो मैंने सोचा ही। चलिए तो बिना किसी देरी के आइए अब हम शुरू करते हैं प्रोफेज 2 के बाद कौन सा फेज, जिसका नाम है गुरुजी प्रोफेज 2 में 5 फेज नहीं है, वो प्रोफेज 1 में आते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। अब वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इतना ही है। ठीक है अब हम शुरू करते हैं अपना मेटाफेज 2। आइए बिना किसी देरी के आइए आइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, मैं आ गया मैं। देखिए मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे। देखिए अरे गुरुजी यहाँ तो एक एक प्लेट बन रही है, देखो ना यहाँ पे प्लेट दिखाता हूँ, प्लेट प्लेट दिखाइए इनको, प्लेट दिखाइए प्लेट। ये देखो ये रही प्लेट, एक प्लेट बन रही है गुरुजी। अरे हाँ गुरुजी यहाँ तो एक प्लेट बन रही है। हाँ ना तो क्रोमोसोम इक्वेटर पे है। क्रोमोसोम तो भैया मियोसिस 1 में भी इक्वेटर पे था, माइटोसिस में भी इक्वेटर पे था। बट गुरुजी मियोसिस 1 में 2 प्लेट बन रही थी, यहाँ पे 2 क्यों नहीं बनी, क्योंकि तो मियोसिस 2 है। वहां पे क्या हो रहा था जरा याद करो, वहां पे हो क्या रखा था, वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम साथ साथ थे। वो गाना नहीं सुना था, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोगस था, इनके बीच में क्रॉस हुआ था। याद है कुछ, याद है प्रोफेज 1 में इनके बीच क्रॉस हुआ था, ये इसका होमोलोगस है और ये इसका होमोलोगस है। याद है कुछ, याद है। और फिर इन दोनों को मिला के बोला था बाइवेलेंट, और जब ये दोनों सेपरेट हुए थे ऐसे तो इन ये हो गया था यूनिवेलेंट, ये भी हो गया था यूनिवेलेंट। याद है कुछ, कल का लेक्चर देखा था, हैं देखा था। हाँ गुरुजी याद तो आ रहा, थोड़ा 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 आएगा 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 पूरा आएगा, चिंता मत करो चिंता मत करो। अब देखो ये यूनिवेलेंट ये भी यूनिवेलेंट, तो भैया यहाँ तो होमोलोगस क्रोमोसोम है ही नहीं, यहाँ तो बाइवेलेंट है नहीं। वो बाइवेलेंट थे, वो जुदा नहीं होना चाहते थे, पर बाद में किसने, स्पिंडल फाइबर ने फिर भी उन्हें जुदा कर दिया था। बट अब ये तो ऑलरेडी जुदा हैं, दूसरे दूसरे सेल में पहुंच गए, मतलब दूसरे दूसरे घर में अपने। तो इनमें एक ही प्लेट लग रही है, एक ही प्लेट लग रही है। उन्होंने कहा भैया, जब वहां पे थे ना मेटाफेज 1 में, तो वो कह रहे थे भैया हमें जुदा मत करो, हमें कुछ पल साथ रह ले दो, तो वो इन्हीं के नीचे शिफ्ट कर देता था। अब इन्हीं के नीचे शिफ्ट नहीं कर सकता, वो तो कह रहा हमें कहीं भी रख लो, बट प्लेट एक ही प्लेट में रख लो। देखा, तो ये था इक्वेशनल, यहाँ पे इक्वेशनल प्लेट कितनी है, एक है, एक एक। नोट डाल के मैंने एक चीज लिखी, नोट डाल के यहाँ पे नोट को बक्से में बंद भी कर लो, क्योंकि 500 की नोट की बात है, कोई नहीं बताएगा। माइटोसिस में कितनी प्लेट थी, एक प्लेट थी। मियोसिस 1 में कितनी प्लेट थी, 2 थी। या कॉमा लगाया मतलब मियोसिस 2 है, इसका मतलब क्या है, मियोसिस 2। मियोसिस 2 में भी कितनी प्लेट है, एक ही प्लेट है। तो वो गाना सुना है ना, 1 2 का 4 4 2 का 1, बट हमें गाना उल्टा गाना है, 1 2 का 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 2 का 1, याद करो। गुरुजी यहाँ पे भी मैथ, अरे ये तो बहुत आसान मैथ थी यार। तो 11 का स्क्वायर होता है वही 1 2 का 1, ऐसे याद रखना है, 1 2 का 1। इधर माइटोसिस में 1, मियोसिस 1 में 2, एंड देन मियोसिस 2 में 1। ठीक है गुरुजी समझ गए, 11 का स्क्वायर 121, समझ गए गुरुजी। आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक, जिसका नाम है एनाफेज 2। गुरुजी खत्म हो गया, गुरुजी आज बहुत जल्दी ना हो रही है, बहुत जल्दी हो रहा है दोस्तों। मैंने बोला था ना मियोसिस 1 में टाइम लगेगा, मियोसिस 2 में नहीं लगेगा। मियोसिस 2 में तो गर्दा उड़ा देंगे। आइए आइए क्या हाल है, एनाफेज 2 का इंतजार था आपको, तो बता देता हूँ। सेपरेटेड ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, देखो इसमें हूबहू माइटोसिस वाला हाल होता है। देखिए सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड मतलब वो जो क्रोमोसोम था ना, क्रोमोसोम ऐसा क्रोमोसोम था ना, ऐसा करके उसको ऐसे स्पिंडल फाइबर से ऐसे जब वो टूटता है
तो 2 ऊपर की तरफ जाते हैं और 2 नीचे की तरफ जाते हैं, ऐसे करके जाते हैं ना, वही हाल है। ऐसे 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 पक 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 ऐसे वाला ऐसे करके ऐसे पीछे को डिंग डिंग डिंग। तो वही हाल है, देखो ये 2 ऊपर को गए, ये 2 नीचे को गए, ये 2 ऊपर को गए, ये 2 नीचे को गए। अबे ऐसे मान ले, इधर से ये स्पिंडल फाइबर, इधर से ये स्पिंडल फाइबर ऐसे खींच रही है, ऐसे वही वाला आ रहा है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। देखो ये क्रोमोसोम था पूरा, ये क्रोमोसोम था, ये इसके एक क्रोमेटिड, ये इसके एक क्रोमेटिड। तो ये क्या हुई, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है। ओके, इसी के तो आने वाले ये बन रहे हैं ना। तो भाई ये क्या बनी, एक क्रोमेटिड, तो इसे सिस्टर क्रोमेटिड बोला, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड, बहने हैं बहने। भाई उधर तो हम डॉटर क्रोमेटिड बोलते थे ना, हाँ, बट इधर हम सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसा क्यों सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये बहनें थी, बहनें आपस में बहनें बहनें बन चुकी थी। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। भैया सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है भैया, भैया एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मियोसिस, मियोसिस 1 में गुरुजी आपने बताया था मियोसिस 1 में कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, बट मियोसिस 2 में आप कह रहे हैं कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। यस, क्योंकि मियोसिस 1 में एक क्रोमोसोम था, मियोसिस 2 में एक क्रोमोसोम था, मियोसिस 1 में ऐसे 2 क्रोमोसोम थे। कलर चेंज है, मान लेता हूँ कलर चेंज होता है उनके बीच में। अरे यार रुक जाओ, ऐसे कलर चेंज होता है दोस्तों, कलर चेंज ऐसे मान लीजिए, ऐसा चेंज होता है ना, कलर चेंज होता है। तो उसमें था बाईवेलेंट था, तो एक ऊपर की तरफ चला गया था, एक नीचे की तरफ चला गया था। अरे हाँ गुरुजी समझ में आए, इन्हें नहीं बनाना भाई, ये समझाने के लिए था। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। ये किस पे चले जाते हैं, ये भी अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। और ऐसे ही क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोसोम। आइए इसको लिखवा भी देता हूँ, आइए यहीं पे लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। आइए इसको यहीं पे लिखवा देता हूँ इसके लिए। आइए आइए दोस्तों, आइए, आपका हमको इंतजार था। उसी पॉइंट से कंटिन्यू करके लिखना। रुक जाइए एक मिनट, बड़ा बड़ा लिखवाना है। called this chromatid is called daughter क्रोमोसोम, ठीक है ना, डॉटर बोल देते हैं, डॉटर 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 डॉटर, ठीक है ना, डॉटर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डॉटर, ठीक है। तो इतना ही था एनाफेज 2 में। अब चलते हैं टीलोफेज 2 में। गुरुजी तो खत्म होने वाला है, खत्म नहीं होगा अभी, टेबल बनवाऊंगा, टेबल टेबल याद करो, कल भी बनाई थी एक टेबल, रिवीजन टेबल। जिसने कल का लेक्चर देखा नहीं है वो देख कर आए भैया, देख कर आए, पहले बता रहा हूँ। एक टेबल बनाऊंगा रिवीजन टेबल के नाम से, मैंने उसे बोला था। उससे आप रिवीजन कर सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर कितने, डीएनए अमाउंट कितना होगा, ये सब आप पता कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी एक टेबल बनाऊंगा। चलो चलते हैं टीलोफेज 2 में, आइए। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है टीलोफेज 2। गुरुजी 4 सेल बन गई है, जो कि हमने पढ़ा था आपके लेक्चर में ही मियोसिस 2 में कि 4 सेल बनेंगी और चारों की चारों होंगी हैप्लॉइड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 4 सेल बन चुकी है। इसमें भी देखिए एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमेटिड, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपियर हो गई है, न्यूक्लियस भी आ गया है। इसमें भी एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमेटिड, है ना। फिर यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम पे भी एक क्रोमेटिड, क्योंकि हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड वाला तो पता ही है कैसा था, ऐसा था वो कुछ ऐसा। और इधर क्या था, ये एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड, यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड। अब गुरुजी 4 बन चुकी है। तो टेट्राड सेल्स आर फॉर्म्ड। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसकी, ये देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रिएपेट, 2 पॉइंट और लिखने, जगह नहीं है तो मैं इसे रफ करूंगा दोस्तों। आप इसको रफ नहीं करना, आपको ये बनाना था, ठीक है दोस्तों। तो
रुक जी, अब मैं लिख देता हूँ। क्या लिख रहा था? टेट्राड, टेट्राड सेल्स आर फॉर्म्ड। यस गुरुजी, पहला पॉइंट कवर हो गया दोस्तों। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, टेट्राड सेल बनती है। दूसरा पॉइंट क्या था? ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड। जी गुरुजी। तो दोस्तों चारों सेल हैप्लॉइड होती हैं और टेट्राड सेल्स आर फॉर्म्ड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्ड होती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? यही पॉइंट थे और टीलोफेज भी खत्म होता है। और अब हम बनाएंगे अपनी रिवीजन टेबल। और जाना मत, आज एक दो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है? और आपको वीडियो को पॉज करके उसके जवाब देने होंगे, ठीक है? या पहले वो क्वेश्चन करा दूं? नहीं, पहले वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले मैं टेबल बनाऊंगा, ठीक है? वो टेबल सिर्फ म्योसिस 2 की होगी। मैंने बोला था या तो जगह छोड़ देना उस पेज पे, या नहीं छोड़ी तो अब बना लो म्योसिस 2 की टेबल। म्योसिस 1 वाली तो आपने कल बना ली होगी, म्योसिस 2 वाली टेबल बनाते हैं, चलिए मिलके, है ना? तो आ जाइए। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये टेबल के बारे में। देखिए क्या होता है प्रोफेज 2, इसमें क्रोमोसोम नंबर 2 थे। क्रोमोसोम नंबर 2 थे और अमाउंट ऑफ डीएनए था 2C। भाई ये क्रोमोसोम नंबर 2 कैसे थे जरा बताना। देखिए प्रोफेज 2 में आपके पास ऐसे करके क्रोमोसोम थे, हालांकि उनका यहाँ पे कलर चेंज था। ये मान लीजिए ये थे, ऐसे क्रोमोसोम थे। तो एक सेल में 2 क्रोमोसोम थे और ऐसे ही सिमिलर 2 सेल थी ऐसे, है ना? तो क्रोमोसोम एक सेल में 2 थे, इनका अमाउंट 2C था क्योंकि ये डिप्लॉइड थे, ठीक है? 2C था। टी मेटाफेज में क्या हुआ? मेटाफेज में देखिए, मेटाफेज में क्रोमोसोम नंबर 2 ही रहे, उनका अमाउंट भी 2C रहा। एक प्लेट में हो गए थे ये दोनों, है ना? और एनाफेज 2 में कलर देखो, मैंने कलर अलग अलग कलर से नहीं करा। अब देखो एनाफेज 2 में 4 हो गए थे। 4 कैसे हुए गुरु जी जरा बताना। देखो यहाँ पे नहीं समझेंगे अब यहाँ पे नहीं, रुक जा मिटन जा, रुक जाइए, यहाँ पे समझते हैं। एक सेल का बताऊंगा। देखिए यहाँ पे था एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे था और ऐसे था। देखिए देखिए, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है कि 4 क्रोमोसोम कैसे थे? एक ये वाला, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये रही, एक सिस्टर क्रोमेटिड जब टूटी थी, इसकी भी एक सिस्टर क्रोमेटिड ये। अब क्या बनेंगे? ये डॉटर क्रोमोसोम ही तो बनेंगे। दिस क्रोमेटिड इज कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम। तो 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम, इस कारण से 4 क्रोमोसोम। और भैया मैं 2 रोटी पूरी पूरी खाऊं तब भी अमाउंट 2C रहेगा, ठीक है? अब मैं इसको भी आधी करके और इसको भी आधी करके, इसको भी आधी आधी करके इसके 4 टुकड़े खाऊं तब भी तो अमाउंट 2C रहेगा। इनको आधा आधा कर दिया ना, असल में तो थे तो ये यही तो थे, यही तो थे एक सेल के अंदर, यही तो थे। इनको आधा आधा तो करके खाया है, तब भी तो अमाउंट 2C रहेगा। आपको ये सब नहीं बनाना, आपने टेबल में बस ये लिखना है, ठीक है? अब देखिए टीलोफेज में 2 क्रोमोसोम कैसे हो गए? जो कि एक सेल में ये 2 बट गए, तभी तो 4 बने थे। ऐसे ऐसे आपने देखा नहीं अभी? और ये मेम्ब्रेन में की थी, ऐसे करके 4 बने थे, 4 बने थे गुरुजी, 4। तो एक सेल में कितने हुए? 2 हुए। ऐसे 4 सेल बनी थी, टेट्राड बनी थी। और इसका अमाउंट हो जाएगा भैया हाफ, क्योंकि देखो ये एक आधी चपाती मान लो, इसे भी एक आधी, इसे भी एक, तो ये आधी आधी रोटी से एक सेल बन रहा है ना? तो इस आधी रोटी का, इसमें एक क्रोमोसोम में आधा न्यूट्रिएंट्स है, मतलब आधी रोटी बराबर न्यूट्रिएंट्स है। फिर दूसरी क्रोमोसोम में कितना न्यूट्रिएंट्स है? आधी रोटी बराबर। तो मिलके कितना? एक ही रोटी के बराबर तो न्यूट्रिएंट्स हुआ। अरे गुरुजी रोटी से तो बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ गुरुजी, रोटी से पता नहीं कैसे हो रहा है ये, है ना? तो बढ़िया लग रहा है ना? अभी दोस्तों अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। अभी थैंक यू नहीं कर रहा। अभी मैं एक आध क्वेश्चन कराऊंगा, देखते हैं 1 या 2 जितने मिल पाएंगे। तो मैं भी क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको उसको वीडियो को पॉज करना है। मैं वीडियो पॉज करने का टाइम दूंगा 5 सेकंड तक। आप वीडियो पॉज करके पहले उसको अच्छे से जवाब दे लेना, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है भैया। गुरुजी बायोलॉजी में न्यूमेरिकल? हाँ, इसी से जो टेबल बनाई है। अब इसका खेला भी तो खेलूंगा ना,
टेबल क्यों बनवाई थी मैंने? ये ऐसे ही नहीं बनाई थी। अब इनसे खेला खेलूंगा। 2C 4C 4C का 2C 2C का 4C आ आ आ आ तुक 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 तुक। आ जाओ भाई, अब देखते हैं किसमें है कितना दम। करेंगे लिटिल सिंगम। अरे तो देखते हैं, आइए। जिसने पढ़ा होगा वो तो कर ही लेगा, आइए। और जिसने नहीं पढ़ा, जिससे गलत हुई होगी, वो सीख रहा कि कैसे हुआ, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आइए। तो आ जाइए दोस्तों, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया है जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन हैं। अगर आपने 6 के 6 सही कर लिया, आपका कॉन्सेप्ट मियोसिस 1 बिल्कुल रूह में उतर चुका है। आइए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्योंकि मैंने इसे लैंग्वेज नहीं खुद से बनाया है। इफ पेरेंट सेल, अगर मान लीजिए पेरेंट सेल में 30 क्रोमोसोम है। कितने? 30 क्रोमोसोम। 30 क्रोमोसोम। जिन्होंने टेबल बनाई थी ना मियोसिस 1 की, वो अपने पास खोल के बैठ जाए, भले कोई दिक्कत नहीं है। वो टेबल खोल लें और उस टेबल के बेसिस पे आंसर करें, आपके आंसर निकलेंगे जरूर। वो टेबल बहुत मदद करेगी, देखना। इफ पेरेंट सेल, अगर पेरेंट सेल में 30 क्रोमोसोम्स है, 30 क्रोमोसोम है, तो बताइए G2 में कितने क्रोमोसोम होंगे? G2 में, पहला सवाल कि G2 में कितने होंगे। दूसरा सवाल, जाइगोटिन में बाइवेलेंट कितने होंगे? बाइवेलेंट कितने होंगे? तीसरा सवाल, पैकेटिन में टेट्राड कितने होंगे? चौथा सवाल, मेटाफेज में एक प्लेट पे कितने क्रोमोसोम होंगे? 30 में से कितने क्रोमोसोम एक प्लेट पे होंगे? एनाफेज में एक पोल पे कितने क्रोमोसोम होंगे? अगर 30 क्रोमोसोम टोटल हैं, तो एनाफेज के एक पोल पे कितने प्रेजेंट होंगे, है ना। और टीलोफेज आफ्टर मियोसिस के बाद कितने क्रोमोसोम टीलोफेज 1 में होंगे? 30 क्रोमोसोम में से टोटल इतने क्रोमोसोम प्रेजेंट एक सेल के अंदर, 30 क्रोमोसोम। तो G2 में बताने कितने क्रोमोसोम होंगे, जाइगोटिन में बताने हैं, जाइगोटिन में बाइवेलेंट बताना है, टोटल कितने होंगे 30 में से। और पैकेटिन में टेट्राड बताने कितने होंगे 30 में से। मेटाफेज में एक प्लेट पे कितने क्रोमोसोम होंगे 30 में से, है ना। एनाफेज में एक पोल पे कितने क्रोमोसोम होंगे 30 में से। और टीलोफेज में आफ्टर मियोसिस कितना होगा। तो मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, मैं हट रहा हूं साइड में। 1 2 3 4 5, अरे चलो 1 सेकंड और ले लो, 6। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कार्यक्रम। और जिसने भी वीडियो पॉज करके सॉल्व नहीं करा है, वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व कर लो पहले जल्दी से। इसे टाइम दे रहा हूँ फिर से, 3 तक गिनूंगा। 1 2 3 लेट्स गो। अब आशा करता हूँ आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ क्या होगा आंसर। भाई ये टेबल पड़ी थी कि G2 में तो क्रोमोसोम नंबर में तो कोई चेंज ही नहीं आता। अगर ये 30, तो इधर भी 30 क्रोमोसोम। 30 क्रोमोसोम। जी गुरुजी। जिसका ये सही गया 1 नंबर उसका पक्का। सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज। जाइगोटीन में क्या होता है? बाइवेलेंट। हमने बाइवेलेंट पूछा है, बाइवेलेंट। अब बाइवेलेंट समझाने के लिए मैं इधर समझाता हूं आपको। बाइवेलेंट क्या था? ये मान लीजिए एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब ये इन दो क्रोमोसोम को मिला के हमने एक बाइवेलेंट बोला था, एक बाइवेलेंट। तो अब लगाना है आपको यूनिटरी मेथड। अब आपको क्या लगाना है? यूनिटरी मेथड। इसको मैं रफ कर देता हूं, यूनिटरी मेथड किसे, कि 2 क्रोमोसोम, मैं CH से लिख रहा हूं क्रोमोसोम, ठीक है, या फिर लो क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम में एक बाइवेलेंट, 2 क्रोमोसोम में एक बाइवेलेंट, 2 क्रोमोसोम में एक बाइवेलेंट। तो एक में कितना होगा? एक में कितना होगा? 1/2 बाइवेलेंट। अरे गुरुजी केमिस्ट्री इधर भी लगा रहे। हाँ जी दोस्तों। तो 30 क्रोमोसोम में कितना होगा? 1/2 इंटू में 30 काटो तो 15 बाइवेलेंट आएंगे। अरे गुरुजी 15 आएंगे? हाँ जी, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15। अरे गुरुजी तो हमने सोचा ही ना इधर भी केमिस्ट्री लगेगी। बोला था ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पकड़ाऊंगा जो आज तक तुमने भी नहीं देखे होंगे। अरे गुरुजी ये तो मजेदार बात हो गई, मजा आ गया।
ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आया ना, समझ में आया, ठीक है। पैकेटीन, पैकेटीन में टेट्राड। अब देखो टेट्राड क्या होता है, एक बाईवेलेंट इज इक्वल टू एक टेट्राड। तो जो बातें बाईवेलेंट के लिए, बाईवेलेंट जितने होंगे उतने ही टेट्राड होंगे, तो इसका भी आंसर हो गया 15। गुरु जी ये भी बहुत आसान था। चलिए 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 चलिए, इसको रफ कर दी है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा ना इसलिए मैं बार बार रफ कर रहा हूँ। अब पूछा है मेटाफेज में एक प्लेट पे कितना होता है। देखो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि एक प्लेट पे कितना होता है, 2 क्रोमोसोम होते हैं, है ना, 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक प्लेट पे 2 होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ एक क्रोमोसोम, एक, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे एरो इस तरफ कर लो, क्योंकि 2 क्रोमोसोम होते हैं एक प्लेट पे। तो एक क्रोमोसोम कितना होगा, 1/2 प्लेट। एक क्रोमोसोम कितनी प्लेट पे होगा, आधी प्लेट पे होगा ना। अबे भाई 2 क्रोमोसोम आ रहे हैं एक प्लेट पे, है ना, तो आधा मतलब एक क्रोमोसोम आधी प्लेट का है ना, तो वही बात है। अब देखना 30 क्रोमोसोम कितनी प्लेट में आ जाएंगे, 30। आय 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 आय। तो देखिए 15 क्रोमोसोम आ जाते हैं, 15 क्रोमोसोम, 15 क्रोमोसोम आ जाएंगे आपके कितने, एक प्लेट पे, एक प्लेट पे 15 आएंगे, आधा हिसाब। गुरुजी सबका आंसर 15 ही आएगा क्या, नहीं दोस्त, इसका 30 आया था ना। अब कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। वहीं पे मैं लिख देता दोनों प्लेट पे कितने आएंगे, तो 30 हो जाता, 30 हो जाता, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, आप तुरंत लिख देते 30 भैया 30। मैंने घुमाऊ जानबूझ के बनाया। अब इधर भी वैसा ही है कि भैया एक तरफ 2 क्रोमोसोम आ रहे हैं, एक तरफ 2 क्रोमोसोम आ रहे हैं, हालांकि ऐसे बनता ही, रुक जाइए मैं बना के दिखाता हूँ। एक तरफ, एक पोल की तरफ 2 क्रोमोसोम आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना, 2 आ रहे हैं, एक पोल पे 2 क्रोमोसोम आ रहे हैं, है ना। तो एक क्रोमोसोम कितने पोल पे आ रहा है, आधे पोल पे। कितने पे आ रहा है, आधे पोल पे। एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, तो 30 कितने आएंगे, 30, तो 1/2 इंटू में 30 इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, तो इसका भी आंसर आएगा 15। और गुरुजी सबका आंसर 15 सेट हुआ क्या भाई, जब क्रोमोसोम नंबर सेम है तो 15 ही होगा। अब यहाँ पे तू 100 रख ले क्रोमोसोम, तो आंसर वेरी होता चला जाएगा ना। अब टीलोफेज में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, याद है किसी को कि एक पे पहले हमारे पास 4 क्रोमोसोम थे, 4 एक सेल में, है ना। ओके, एक सेल में 4 थे, 4 क्रोमोसोम थे, ये मैं समझा रहा हूँ। देखो एक पे 4 थे, ये रफ डायग्राम है, इसको ये मत सोचना ये क्लियर नहीं दिख रहा, ये रफ है, इसकी कोई क्लियर की भी जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। और यहाँ पे जब मैंने बताया था कि जब टीलोफेज 1 कंप्लीट होता है तो 2 क्रोमोसोम एक तरफ हो जाते हैं, हालांकि मैंने कलर वाइज नहीं बना रहा, तो आधे क्रोमोसोम जा रहे हैं, आधे जा रहे हैं, आधे आधे जा रहे हैं या नहीं, अरे मान ले भाई आधे ही तो जा रहे हैं, अरे आधे जा रहे हैं ना। ये 4 थे, इधर 2 ही हुए, तो एक में कितने हैं, एक सेल में 2 क्रोमोसोम है, एक सेल में 2 है, 2 क्रोमोसोम, है ना। तो फिर ये 1/2, फिर ये 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बैठेगा, 15, इसका भी आंसर आएगा 15। अब जिनके सही है, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर और एक नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो हो गए टोटल 6 मार्क्स पक्के। तो दोस्तों ये सवाल था, कुछ आपके लिए ही बनाया गया था, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना, कहीं कोई गलती तो नहीं है, चेक कर लो एक बार, कोई गलती तो नहीं है ना, कभी बाद में कहो कि गुरुजी गलत कर दिया आपने, गलत कर दिया, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना। मैं भी एक बार चेक कर रहा हूँ कि कुछ गलती तो नहीं है, कभी फिर बाद में मुझे बोलो, चेक कर लेना जरूरी होता है भाई, चेक कर लेना, तो चेक कर लेना भी जरूरी होता है दोस्तों। ओके ओके ओके, ठीक है,
सही है दोस्तों, सही है। तो मैंने जो बताया वो यूनिटरी मेथड था। आप चाहे तो इसे बिना यूनिटरी मेथड टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं टेबल यहाँ पे दोबारा से बनाता तो दिक्कत हो जाती, तो मैंने यूनिटरी मेथड लगाया। मैंने कॉन्सेप्ट समझ रखा था, तो जिसे कॉन्सेप्ट भी पता है वो भी कर सकता है, जिसे टेबल पता है वो भी कर सकता है। तो दोनों ही तरीके आपको दे दिए हैं और आज चैप्टर एंड हो चुका है दोस्तों। तो अब यहीं पे चैप्टर होता है आज ख़त्म और पैसा होता है यहीं पे हजम दोस्तों। इसकी नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे। और जल्दी में एक वो क्या कहते हैं कि कैसे हम 90+ स्कोर करें अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि कैसे हमें क्या क्या करना चाहिए और मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी, है ना। तो उसके ऊपर जल्दी एक वीडियो आएगी, थंबनेल बन जान दो बस एक बार तो। और हाँ, कल से भाई जेनेटिक्स चालू हो रहा है, तो जो भी क्लास 12 में पढ़ते हैं, है ना, जिन्होंने बोला था जेनेटिक्स पढ़ा दो भैया, पढ़ा रहा हूँ कल से। और कोई भी पढ़ना चाहता है तो उन्हें भी बता देना कि कल से जेनेटिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना उन तक कि कल जेनेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। जेनेटिक्स में सबसे पहला ही चैप्टर हम शुरू करेंगे क्लास 12 का, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ एंड वेरिएशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम पढ़ेंगे, तो कैसे कैसे जीन में वेरिएशंस आते हैं, इनहेरिटेंस होता है, हेरिडिटी क्या होती है, ये सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर है। देखो भाई, चैप्टर पढ़ने में टाइम लगेगा, ये मत कहना कि भाई टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। अप्रॉक्स 25-30 लेक्चर जाएगा। आप किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी 1.5-2 महीना लगता है भाई खींचने में। तो भाई इतना तो लगेगा ही, 1-1.5 महीना इसका लगेगा, 1-1.5 महीना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लगेगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, एनसीईआरटी में भी देखना 10-10, 12-12 पन्नों का है। तो जो क्लास 12 में है, और क्लास 11 वालों मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे संग भी हूँ। मैं अभी क्लास 12 वालों को शायद इन चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, इन्हें करा के मैं दोबारा से आ जाऊँगा और फिर पढ़ाऊँगा वो चैप्टर्स भी, 11th के भी। तो 11th का भी चलता रहेगा, 12th का भी चलता रहेगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे हो जाएगा मामला, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लेना, ताकि अगले लेक्चर की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के संग, अपने भाई के संग। कोई परिवार में ऐसा रिश्तेदार में कोई भाई है जो क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़ रहा है, तो उस तक वीडियो जरूर पहुँचाएँ ताकि वो भी ये पढ़ पाए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।